जी सो हमने जो है वो लास्ट क्लास में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी तरीके से डिस्कस कर ली थी। आज हमें जो है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिस्कस करनी है एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री इन एन ऑर्गेनिक सैंपल। ठीक है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो हमने क्लोरीन की मास स्पेक्ट्रोमेट्री देखी हुई है, उसकी फ्रेगमेंटेशन वगैरह। ब्रोमीन की भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री देखी हुई है हमने, और ही डिफरेंट एलिमेंट्स की जनरल मास स्पेक्ट्रोमेट्री देखी हुई है। सो वी नो व्हाट अ मास स्पेक्ट्रम ग्राफ इज। ठीक है, सो हम एक ऑर्गेनिक सैंपल की भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री कर सकते हैं, मतलब हम उसको एक पॉजिटिव चार्ज देके फिर हम उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में भेज देंगे तो उसकी कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हो सकती है एंड वील बी एबल टू सी व्हाट इज इट्स एमआर, व्हाट इज इट्स अदर थिंग्स, हम देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा नाउ मास स्पेक्ट्रोमेट्री जब आप एक ऑर्गेनिक सैंपल करते हैं ना तो आपको चार चीजें पता चल सकती है। whenever you do the mass spectrometry of an organic sample you can get to know four things। ठीक है जी, और ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आप उसका एमआर निकाल सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। दूसरा, आप उसके अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना वो भी निकाल सकते हो। यू कैन ऑल्सो वर्क आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट बहुत आराम से। The third one is whether or not the compound has chlorine or bromine, यानी ये भी निकाला जा सकता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री वाले ग्राफ से कि उसमें क्लोरीन है या ब्रोमीन है। दिस कैन ऑल्सो बी वर्कड आउट। ठीक है, या अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। ठीक है, वो भी बदल जाएगा। और नंबर 4 ये है कि अगर उसकी ऑब्वियसली अच्छा दिस इज थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने देखा था क्लोरीन भी जब हमने मास स्पेक्ट्रम में भेजा था तो क्लोरीन फ्रैगमेंट करता था। जैसे Cl2 जब भेजा तो इट वुड फ्रैगमेंट इनटू 35Cl 37Cl। ब्रोमीन भी जब से ब्रोमीन 2 का मॉलिक्यूल भेजते थे हम तो 79Br 81Br का वो फ्रैगमेंट्स बन जाते थे, टूट जाता था मॉलिक्यूल बीच में से। ठीक है, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी यही चीज पॉसिबल होगी, देयर इज फ्रैगमेंटेशन पॉसिबल। और हमें देखना होगा कि हम इस फ्रैगमेंटेशन के साथ क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं। ठीक है, बारी बारी हर चीज को देखेंगे। सबसे पहले तो लेट्स सी हाउ वी विल वर्क आउट द एमआर एंड हाउ वी विल वर्क आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द ऑर्गेनिक सैंपल। ठीक है, सो ये जो है मैंने आपको जो है वो क्या दिया हुआ है, एक मास स्पेक्ट्रम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हमने देखा था एएस में कह रहा हूँ इन द फर्स्ट चैप्टर कि यही कुछ लाइनें आ रही होती हैं, कुछ मास टू चार्ज की वैल्यूज होती हैं और उस पे जो है हमारे पास कुछ ना कुछ जो है वो लाइनें आ रही है और वाई एक्सिस पे परसेंटेज अबंडेंस होती है। ठीक है, सो इट्स जस्ट शोइंग कि यार इस लाइन की इतनी अबंडेंस है, इस लाइन की इतनी अबंडेंस है, सो एंड सो फॉर्थ। ठीक है, अच्छा अब इतनी सारी लाइनें क्यों आ रही है सर? बिकॉज दैट्स बिकॉज ऑफ द फ्रैगमेंट्स। इतने सारे फ्रैगमेंट्स पॉसिबल थे इस ऑर्गेनिक सैंपल में। ठीक है, अब ये कुछ ज्यादा ही फ्रैगमेंट्स मार्क किए हुए, इतने ज्यादा फ्रैगमेंट्स आपको एग्जाम में नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, कुछ गिने चुने ही फ्रैगमेंट्स आपको एग्जामिनर पूछेगा और फ्रैगमेंट्स अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, तो डू नॉट कंसर्न योरसेल्फ अभी फिलहाल विद दिस, वी विल सी फ्रैगमेंट्स इन अ लिटिल बिट व्हाइल। हमें अभी जो देखना है, हमें ये देखना है कि हम इस कंपाउंड का एमआर और इस कंपाउंड के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे निकालेंगे। अच्छा नाउ हाउ आर यू गोइंग टू वर्क आउट द एमआर और द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स? वेल आपको सबसे पहले उसमें क्या देखनी पड़ेगी, आपको उसके लिए मोलेक्युलर आयन पीक देखनी पड़ेगी। आपको अपनी मोलेक्युलर आयन पीक देखनी पड़ेगी। व्हाट इज द मोलेक्युलर आयन पीक? आप जब ग्राफ के बिल्कुल एंड में आओगे ना, ठीक है, आपके पास ये सारी लाइनें आ रही हैं, आप ग्राफ के बिल्कुल एंड में आ जाओ, कम टू दी लास्ट फ्यू लाइंस इन द ग्राफ। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो लास्ट फ्यू लाइंस होंगी ना वो या तो हो सकता है एक ही लाइन हो। ठीक है, लास्ट वाला क्यों बता रहा हूँ, एक सेकेंड बता रहा हूँ। हमारे पास या तो लास्ट में एक लाइन होगी या लास्ट में दो लाइनें होंगी या लास्ट में तीन लाइनें होंगी। ठीक है, सो इन दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ यू विल ऑलवेज हैव 1 2 3 लाइंस। ठीक है, तो आपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे आना है टुवर्ड्स द लास्ट फ्यू लाइंस टिल द 1 2 3। अच्छा अब लास्ट में क्यों जा रहे हैं हम? राइट, वेल देखो जब ये हमने मास स्पेक्ट्रम में भेजा है, ठीक है, सो अगर फॉर एग्जांपल ये हेक्सेन है, दिस इज हेक्सेन, तो हम लास्ट में क्यों देखेंगे उसके एमआर निकालने के लिए? बिकॉज लास्ट में ही पॉसिबल होगा C6H14 पॉजिटिव। लास्ट में ही C6H14 पॉजिटिव पॉसिबल है, बिकॉज उससे पहले ये जो सारे होंगे, ये तो सारे फ्रैगमेंट्स है ना, इसके कुछ ना कुछ इसके हिस्से थे which broke down and formed some of these things। ठीक है, these all are fragments, ये सब कुछ टूट टूट के ये हेक्सेन का बना है। ठीक है, what we are concerned with, we are not concerned with the fragments, we are concerned with the biggest thing, बिकॉज हमारा तो मतलब है वो बिगेस्ट चीज का एमआर निकालना। असल में तो हमें हेक्सेन का निकालना है एमआर, हमें तो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का निकालना है एमआर। तो हम इन फ्रैगमेंट्स से कंसर्न नहीं करते अपने आप को, जब हमें एमआर ढूंढना है। जब हमें एमआर ढूंढना होता है तो हम सबसे एंड में इधर आते हैं, वी कम टू अबाउट हियर। अच्छा आप यहाँ पे आ गए, अब आपको नजर आ रहा है इस ग्राफ में यू गॉट दिस पीक, उसके बाद
एक और छोटी सी और मजीद एक पीक है, और कुछ केसेस में एक और छोटी सी और भी आगे पीक होती है जिसको हम कहते हैं M+2। ठीक है, सो दिस पीक इज नोन एज द मोलेक्युलर आयन पीक, इसको बोला जाता है M पीक। और ये जो M पीक है ये किसकी वजह से कॉज हो रही है? ये M पीक कॉज हो रही है बिकॉज ऑफ हेक्सेन का सबसे बड़ा वाला मॉलिक्यूल जिसने पूरा पॉजिटिव चार्ज लिया। जैसे हम जब हम फॉर एग्जांपल ब्रोमीन को भी जब हम इसकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री करते थे तो क्या होता था? ब्रोमीन ब्रोमीन, ठीक है जी? ये जो था वो पॉजिटिव होता था। अब किसी केस में 79 है, ये भी 79 है, किसी केस में ये जो है वो 81 है तो वो 79 है, किसी केस में अगर ये 81 है तो वो भी 81 है, एंड सो एंड सो फॉर्थ। द लार्जेस्ट पॉसिबल वंस वर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द ब्रोमीन। ठीक है जी, आपके पास हमेशा ये एंड की तरफ आते थे, ये सारे बड़े बड़े जो वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो असल में जो चीज वो हमेशा एंड पर था, और उसके फ्रेगमेंट्स हाँ वो यहाँ कहीं आ रहे थे इन दैट पार्ट ऑफ द। तो सिमिलरली ओवर हियर जो ऑर्गेनिक सैंपल को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, ये फर्स्ट पीक होती है या लास्ट वाले की, ये लार्जेस्ट पीक? एक सेकंड फिर से बताता हूँ। ठीक है, तो जब हम ऑर्गेनिक अपने सैंपल को करेंगे तो हमारे पास उसमें फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है। एमआर निकालने के लिए जो ये सारे जो फ्रेगमेंट्स हैं, आई डोंट नीड टू लुक इन देम, आई विल नॉट गो एंड लुक इन देम। मैं आ जाऊंगा ग्राफ के सबसे एंड पार्ट पे। ठीक है, ग्राफ की चंद ही लाइनें होंगी एट द एंड पार्ट, या तो एक होगी या तो दो होगी या तो तीन होगी। ठीक है, व्हाट एम आई कंसर्न्ड विद टू वर्क आउट द एमआर, आई विल बी कंसर्न्ड विद द मोलेक्युलर आयन पीक। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे आखिरी वाली लाइन लेनी है या बीच वाली नहीं है, थर्ड मतलब लास्ट वाली लाइन लेनी है? कौन सी मेरी मोलेक्युलर आयन पीक है? वेल, मोलेक्युलर आयन पीक की जो अबंडेंस होगी ना, वो मोलेक्युलर आयन +1 और मोलेक्युलर आयन +2, मतलब उससे आगे जो वेव आएंगी ना वो छोटी ही होंगी लाजिमन। मोलेक्युलर आयन विल बी मच मोर अबंडेंट देन दी दिस वन, एंड विल बी मच मोर अबंडेंट देन द नेक्स्ट वन आफ्टर दैट। ठीक है, तो मोलेक्युलर आयन के बाद पॉसिबल सिर्फ दो ही है। मोलेक्युलर आयन के बाद और मजीद पॉसिबिलिटी नहीं निकलती। ठीक है, there is a molecular ion, then a molecular ion +1 and the molecular ion +2। ये molecular ion +1 और +2 क्यों आ रही है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी molecular ion peak कौन सी है? ये सबसे ज्यादा बड़ी होगी between M+1 and M+2, this will be the largest one, और ये ग्राफ के बिल्कुल एंड में होगी। और ये कॉज किस वजह से हो रही है? इट इज बीइंग कॉज्ड बिकॉज ऑफ C6H14 पॉजिटिव। ठीक है, इट इज बीइंग कॉज्ड बिकॉज पूरा का पूरा हेक्सेन, द होल हेक्सेन, इट डिड नॉट फ्रैगमेंट ऑफ, इट अक्वायर्ड अ पॉजिटिव चार्ज, और वो मुझे यहाँ पे मास स्पेक्ट्रम में, अपने मास स्पेक्ट्रोमीटर में, ये मुझे मास स्पेक्ट्रम ग्राफ में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये पता चल गया, ठीक है, ये मोलेक्युलर आयन पीक है, और मैं आपसे बोलूं भाई मुझे इसका एमआर बता दो, तो आई थिंक इट्स प्रीटी इजी टू वर्क आउट द एमआर ऑफ हेक्सेन नाउ, बिकॉज जो भी इस मोलेक्युलर आयन पीक का आ रहा है मास, जो भी इस ग्राफ पे मोलेक्युलर आयन पीक का मास आ रहा होगा, हम उधर से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अगर हमारे पास वैल्यू आ रही है 86, so that means the MR is 86। सो मैंने यूजिंग अ मास स्पेक्ट्रम ग्राफ जल्दी से क्या कर लिया, मैंने MR निकाल लिया, जो मेरा MR आ रहा है ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, कि वो क्या आ रहा है, आई फाउंड आउट द मोलेक्युलर आयन पीक एंड में होगी, सबसे ज्यादा अबंडेंस होगी, उसके आगे एक दो ही पीक्स पॉसिबल है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपने आइडेंटिफाई करनी है अपनी मोलेक्युलर आयन पीक, और उसका आपने एमआर देख लेना है, वट एवर दी वैल्यू ऑफ द मास टू चार्ज इज बिलो दैट, वही उसका एमआर होगा, वो आपने उठा लेना है। भाई मुझे पता चल गया मेरा एमआर क्या है। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? वालेकुम अस्सलाम रोएफा, रोएफा थोड़ा सा लेट हो गए तुम। अच्छा, अब एक तो आपके पास मोलेक्युलर आयन पीक होती है, अब मोलेक्युलर आयन के आगे भी एक पीक पॉसिबल होती है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, देयर इज अ पीक पॉसिबल ओवर हियर। ये पीक, ये मोलेक्युलर आयन से स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एक ही आ गया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मोलेक्युलर आयन पीक +1। सो दिस इज नॉर्मली नोन एज दी M+1 पीक। अच्छा, अब ये M+1 पीक क्यों आ रही है? मतलब कोई सेंस बनना नहीं चाहिए था वैसे तो, कि अगर हमारे मोलेक्युलर आयन पीक आई तो बस होता है मोलेक्युलर आयन +1 क्यों आ रही है? तो जैसे ब्रोमीन में भी 79 Br था तो उसकी पीक अलग थी, और फिर आपके पास जब 79 81 Br होता तो उसकी पीक अलग थी। सो दिस M+1 पीक इज बीइंग कॉज्ड बाय सम आइसोटोप जिसका मास, जिसका एमआर एक ज्यादा है कार्बन से। ठीक है, और ये क्यों कॉज होती है? वेल, दिस इज एक्चुअली बीइंग कॉज्ड बाय दी, कॉज्ड बाय कार्बन 13। ये कार्बन 13 की वजह से कॉज होती है।
अब किसी भी ऑर्गेनिक सैंपल में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें कोई भी कार्बन 12 का जो एटम हो वो कार्बन 13 का एटम बन जाए. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द व्हाट एनी एटम इन द कार्बन in any atom in this compound, any carbon atom in this compound cannot be of carbon 12 but can be of carbon 13. पॉसिबल निकलती है भाई, जब चीजें फॉर्म हो रही होंगी नेचुरली तो जरूरी तो नहीं है सारे कार्बन 12 हो सकता है कार्बन 13 की भी कोई ना कोई कार्बन 13 भी हो, राइट. सो हमें जो ये M+1 पीक मिलती है ये इसलिए मिलती है बिकॉज ये वो पीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हेक्सेन अगर ये C6H14 है ना, this one M peak for C6H14, तो we are getting this M+1 peak because इस पूरे में 5 जो थे वो कार्बन 12 के थे और एक जो है वो कोई ना कोई कार्बन 13 हो गया, इसीलिए क्या हुआ इसका MR एक ज्यादा आ गया आपके पास, राइट. सो इट इज जस्ट दैट इस पूरे ऑर्गेनिक सैंपल में कोई ना कोई एक कार्बन था जो कार्बन 13 हो गया. एंड जब आप उसका मास स्पेक्ट्रम करोगे तो आपको नजर आ जाएगा, यू विल गेट एन M+1 peak that there was one carbon over here that was carbon 13 and you will get accordingly a peak. ठीक है. अच्छा, अब वो कौन सा वाला कार्बन होगा जो कार्बन 13 होगा, वेल दैट इज वेरिएबल. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल आपके पास क्या हो सकता है, यू कुड गेट मे बी फॉर एग्जांपल आपके पास ये हो कि यस जब भी आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री करते हो, हमने ये वहां पे भी डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग एटम्स मॉलिक्यूल्स स्टोइकियोमेट्री, जब भी आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री करोगे जो सिर्फ पॉजिटिव चीज होगी वो पीक देगी और कोई चीज पीक नहीं देती. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज का चार्ज पॉजिटिव होगा वही पीक देगा, इसके अलावा और कोई चीज पीक नहीं देगा. इफ इट्स अ न्यूट्रल थिंग, इफ इट डज नॉट हैव अ चार्ज, तो यहाँ पे पीक नजर नहीं आती उस चीज की. ठीक है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द पीक्स करिस्पॉन्ड टू अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज. ठीक है, ये हम जबरदस्ती किसी चीज को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं. अच्छा, नाउ M+1 पीक, ये इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वेल इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मैं C एंड 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सो देयर कुड बी द पॉसिबिलिटी कि ये सारे 12 हो, ठीक है, और ये जो है वो 13 हो जाए. इसकी वजह से हो सकता है ये पीक आ रही हो, या हो सकता है कि 13 ये वाला हो जाए और वो वाला 12 हो जाए. ठीक है, एंड सो एंड सो फॉर्थ, देयर कैन बी मेनी मेनी पॉसिबिलिटीज. इसमें से कोई भी एक कार्बन अगर जो है हमारे पास 13 हो गया तो वो हमें ये वाली पीक देगा M+1 पीक. ठीक है, समझ में आ रहा है M+1 क्यों दे रहा है, बिकॉज एक ज्यादा है. ये जो थी वो ये जो थी, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑल कार्बन 12. This one is because any one carbon in the chain has become a carbon 13. So therefore you're getting a smaller peak known as the M+1 peak. बस एक ज्यादा आपको मिल रही है. ठीक है, और उसके अंदर कोई भी एक कार्बन कार्बन 13 हो सकता है. ठीक है, so this is being caused by this. इसको हम इस्तेमाल करेंगे for a very very specific, we can use this very very specifically. अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, and it's a valid question, कि सर अगर एक कार्बन 13 हो सकता है तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, राइट. मतलब एक ही क्यों बात कर रहे हैं आप, वेल एक की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज कार्बन 13 की जो परसेंटेज अबंडेंस है वो 1.1% है. ठीक है, कार्बन 13 की जो अबंडेंस होती है दैट इज 1.1%. दिस इज इट्स परसेंटेज अबंडेंस. ठीक है, अब मसला क्या होता है कि एक आता है तो उस हद तक तो ठीक है, वो तो नजर आ जाता है ग्राफ में, लेकिन जब फॉर एग्जांपल 2 कार्बन 13 आते हैं एक ही चेन में तो क्या होता है 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, यानी मतलब 1.1% मल्टीप्लाइड बाय 1.1%, प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होना शुरू होती है. तो वो प्रोबेबिलिटी इतनी गिरनी शुरू हो जाती है एंड इट बिकम्स सो अनलाइकली कि 2 कार्बन 13 हो और फिर 3 कार्बन 13 हो और फिर 4 कार्बन 13 हो. तो इसीलिए हम फिर M+2 M+3 M+4 M+5 इनकी वजह से नहीं देखते, और M+2 M+3 M+4 M+5 पॉसिबल भी नहीं होंगी. कोई ना कोई हो सकता है यहाँ पे M+5 की इंतहाई नुमाया बहुत ही ज्यादा छोटी पीक आ रही हो, तो वी नॉट कंसर्न विद दिस. हमें वैसे भी नजर नहीं आएगी और कोई हमें कोई फायदा भी नहीं है. इतनी छोटी पीक हम ना ही उसकी रिलेटिव अबंडेंस मेजर कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे. सो वी आर ओनली कंसर्न विद द M+1 पीक जिसमें कोई भी एक कार्बन जो था उस पूरे मॉलिक्यूल में वो कार्बन 13 हुआ हुआ है. ठीक है, इज दिस क्लियर व्हाट इज द M+1 पीक. हम उससे ज्यादा की मतलब हम उससे ज्यादा मतलब M+3 M+4 नहीं देखेंगे कि वो आती भी नहीं है, उनकी अबंडेंस बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है. सो वी आर नॉट गोइंग टू सी दैट. अच्छा, नाउ हाउ विल यू यूज द M+1 पीक टू एन एडवांटेज. अच्छा, अब मैंने आपको क्या बोला, कार्बन 13 की अबंडेंस होती है 1.1%. ठीक है, तो वी कैन यूज दिस परसेंट अबंडेंस एंड वर्क आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. कैसे कर सकते हैं, वेल ऐसे कर सकते हैं कि अगर तो हमारी M पीक की अबंडेंस, if the M peak की abundance is 100%, let's say हमारी M peak की abundance 100% है, तो हमारी जो M+1 peak की जो abundance होगी ना
दैट इज गोइंग टू वर्क आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 1.1 n। ठीक है, 1.1 n क्यों कह रहा हूं, बिकॉज 1.1 तो किसी भी एक कार्बन 13 की पॉसिबिलिटी है। अब इस पूरी चेन में से कोई भी एक कार्बन जो है वो क्या हो सकता है, इट कुड बी कार्बन 13। तो इस पॉसिबिलिटी में आखिरी वाला हुआ, इस वाली में सेकंड लास्ट हुआ, नेक्स्ट वाली में थर्ड लास्ट होगा, फिर फोर्थ लास्ट, फिर सेकंड, देन सो इट्स फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड, सो कोई भी हो सकता है। सो द पॉसिबिलिटी वाई 100%, एक सेकंड में इंशाल्लाह हम स्केल अप कर देते हैं। कभी भी हम मेजर कर रहे होते हैं किसी भी पीक को, तो वी स्केल इट अप, यानी मैं एम पीक को 100% दे दिया, अब 100% के कंपैरिजन में कार्बन 13 की 1.1%, इन कंपैरिजन टू 100% इट इज 1.1% दी अबंडेंस। ठीक है, 1.1 वाला वापस रिपीट कर देता हूं। देखो, कार्बन 13 की जो नेचुरल परसेंटेज अबंडेंस है ना, इन अकॉर्डेंस टू कार्बन 12, अगर तो मैं कार्बन 12 को बोलूं कि वो 100% अबंडेंट है, ठीक है, यानी मैं पीक, उसकी पीक को स्केल अप कर दूं, आ रही होगी वो ऑब्वियसली समथिंग लाइक लेट्स से 88.2, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको स्केल अप करके 100% बना दिया। ठीक है, उसकी मैंने लाइन एक्सटेंड करके उसको 100% बना दिया, और मैंने प्रोपोर्शनली कार्बन 13 को भी इंक्रीज कर दिया। तो अगर तो मैं ये कह रहा हूं कि कार्बन 12 की अबंडेंस 100% है, ठीक है, तो कार्बन 13 की अबंडेंस हमेशा, ये आपकी दुनिया में हमने देखा था हर आइसोटोप की अपनी परसेंटेज अबंडेंस है। तो इफ वी आर सेइंग कार्बन 12 की 100% अबंडेंस है, तो कार्बन 13 की तकरीबन 1.1% अबंडेंस निकलती है। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें पता है एम पीक क्या है। एम पीक तो वो है ना जिसमें सारे के सारे कार्बन 12 है। सो उसकी अगर हम कहते हैं 100% अबंडेंस है, तो m+1 पीक की क्या होगी अबंडेंस, उसकी होगी 1.1 टाइम्स n। ठीक है, किसी भी एक कार्बन की कार्बन 13 होने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1.1%। ठीक है, 1.1 1.1 1.1। अब क्योंकि तुम्हारे पास 6 कार्बन है, और इन 6 में से कोई भी एक कार्बन एट एनी टाइम कुड बी अ कार्बन 13, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ओके, द percentage abundance is not only just 1.1, instead it's 1.1 times n, क्योंकि कोई भी कार्बन एटम इस पूरे उसमें कार्बन 13 हो सकता है। सिर्फ यही नहीं होगा हर दफा, ये भी हो सकता है, 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 ये भी। तो therefore you're saying okay 1.1 एंड टाइम्स n, बिकॉज ऐसे हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज निकली। ठीक है, सो अगर इस केस में मैं आपको दिखा दूं, you have 6 possibilities where you can get a carbon 13। कार्बन 13 हो सकता है यहाँ पे आ जाए, वहां पे 12 आ जाए, और ये हो सकता है कि ठीक है, सो हेक्सेन में ये 6 पॉसिबिलिटीज निकलेंगी ना, कोई भी कार्बन 13 होने की, या तो आखिरी वाला होगा, या तो सेकंड लास्ट होगा, थर्ड लास्ट होगा, फोर्थ लास्ट होगा, या सेकंड होगा, या फर्स्ट होगा, राइट। देयर इज 6 पॉसिबिलिटीज ऑफ द कार्बन्स बीइंग 13। ठीक है, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 1.1 टाइम्स n, यानी n number of carbon atoms होने की वजह से there is n possibilities when which could have a carbon 13, और हमें पता है हर कार्बन 13 की पॉसिबिलिटी क्या होती है, 1.1 होती है when compared to 100% of carbon 12। ठीक है, ये बात समझ में आई। m to m+1 पीक का रेशियो फिक्स्ड है, 100:1.1n, ये आपने याद करना है। दिस विल हेल्प यू टू वर्क आउट व्हाट इज द n इन द कार्बन, व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, ये n क्या है बाय द वे, ये n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सही है, दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आर यू गेटिंग दिस मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है? मुझे ये याद करना है, m:m+1 का रेशियो क्या है, 100:1.1n है। इसकी मदद से मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से। पक्की बात है, एनीबॉडी कंफ्यूज्ड? अनका आपको समझ में आ रहा है? आमना, फिजा, इज इट क्लियर? रुमैसा? ओके, नाउ अब मुझे क्या बताया हुआ है, मेरे क्वेश्चन में मुझे बताया हुआ है द अबंडेंस ऑफ द एम पीक इज 22%। सो आपके पास 22% है आपकी अबंडेंस ऑफ द एम पीक, एंड द अबंडेंस ऑफ द m+1 पीक इज 1.45। तो इन्होंने ये यहाँ पे ग्राफ में जो मेजर किया वो आपको बता दिया। आपने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई नो दिस, आई जस्ट नीड टू यूज यूनिटरी मेथड एंड आई नीड टू वर्क आउट द वैल्यू ऑफ n। तो वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगी, 100 into 1.45 equals to 22 into 1.1 n, यानी n हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं, 100 into 1.45 divided by 22 into 1.1। What is the answer working out to be? 5.99, which is approximately 6, right? So approximately we have worked out 6, and it also makes sense। अगर मैंने आपको हेक्सेन का ही स्पेक्ट्रम दिया था तो क्या आना चाहिए था, हेक्सेन
की ही हमारे पास, मतलब 6 कार्बन एटम का ही हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आना चाहिए था। तो हमने दो चीजें सीख ली हैं, एक चीज एमपी क्या है, M+1B क्या है। एमपी के नीचे वाला रेशियो क्या होगा, एमपी के नीचे वाली जो वैल्यू होगी एमआर, वो तुम्हारी एमआर होगी, यानी इफ यू लुक एट द मास ऑफ द एमपी दैट्स गोइंग टू बी द एमआर। और अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने हो तो एमपी के टू M+1 पीक का रेशियो क्या होता है, 100:1.1 n। ठीक है, लेट्स सी हाउ वेल यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। दिस इज दी दिस इज अनदर ग्राफ। ठीक है, ये एक अलग और एक ग्राफ है। अच्छा, मैं जो हूँ वो यहाँ पे जो हूँ वो वैल्यूज मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए, so that you're not confused over here. ये 110 है, ठीक है, ये 111 है, दिस इज 112, ये 113 है, ये 114 है, ये 115 है, ठीक है, and so on so forth, 116, 117, 118, 119 and so on so forth। ठीक है, सो इन दिस ग्राफ नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, बल्कि छोड़ो, ऐसी ऐसी मुझे अभी वो करके दे देना, ऐसी वो करके दे देना। हाँ, हर मॉलिक्यूल के, हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए 100:1.1 n ही होगा। ठीक है, जस्ट गिव मी एन अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो क्योंकि आपको शायद दूसरा ग्राफ पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, जस्ट गिव मी एन अप्रोक्सीमेट। वेल यू नीड टू गिव मी टू आंसर्स। आपने इस ग्राफ को देख के सबसे पहले मुझे एमआर बताना है, एमआर अंदाजे के मुताबिक बताना है, अगर सही तरह से नहीं पढ़ा जा रहा जस्ट गिव मी गुड अंदाजा। और दूसरी बात क्या करनी है, आपने मुझे इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताने हैं, ये इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है। ठीक है, स्टार्ट एंड टेल मी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग आउट टू बी। ठीक है, अच्छा, किसी को इस बात से तो कंफ्यूजन नहीं है ना, अगर मैं आपको बोलूं, वेल अच्छा, एमआर हमें कैसे पता चल रहा है, एमआर हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि एमआर जो है वो हमारा 114 आ रहा है। ठीक है, एम पीक ये रही, दिस इज द एम पीक एंड दिस इज गिविंग यू एन एमआर ऑफ 114। ठीक है, डू यू गाइज अंडरस्टैंड, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो, यस, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कि एमआर 115 अबंडेंस वाज कितनी, 2%, तो इस बात को समझते तो हो ना कि वो तुम्हें, अगर इस ग्राफ में तुम्हें पता चल जाएगा एम तुम्हारी एम पीक 114 पे है, तो ये बात तो डिड्यूस कर लोगे ना कि M+1 पीक है। ये तो आई डोंट थिंक मुझे इस पे और वजाहत करनी पड़ेगी। अगर एम पीक 114 है तो अगर उसमें +1 करके 115 कर देंगे तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, जरूरी नहीं है वो हमेशा M+1 पीक लिख के दें, हो सकता है वो एमआर के हवाले से बता दें, भाई ये था, ये था, ये था, अब आप कर दो आगे सवाल। they just give you the MRs, आपको पता है, ठीक है, 114 मेरी एमपी है तो 115 वाली M+1 पीक ही होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में हमेशा एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ M+1। ठीक है, अच्छा, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, yes you guys are correct, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। once again you know that the m peak is to M+1 peak का रेशियो क्या होता है, ये होता है 100:1.1 n। ठीक है, हमें क्या बोला, द अबंडेंस ऑफ द एम पीक इज 23%, 23, और हमारे पास अबंडेंस ऑफ द M+1 पीक इज 2%, आपने 2 लिख लिया। फिर आपने यूनिटरी मेथड किया, जब आपने यूनिटरी मेथड किया तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा n का, विच विल वर्क आउट टू बी 8 कार्बन एटम्स। ठीक है, आप जो भी n की वैल्यू आएगी उसको राउंड ऑफ कर लोगे टू द नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, यू विल राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर एंड आल्सो मेक सेंस बिकॉज़ ये मैंने आपको ऑक्टेन का क्या दिया था, आई गिव यू द मास स्पेक्ट्रम ऑफ ऑक्टेन। ठीक है, कोई परेशानी है इसमें, कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, एनी कंफ्यूजन्स? ओके, सो सीम्स लाइक चीज समझ में आ रही है, तो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। 1005 इफेक्टिव, 100% इफेक्टिव नहीं, 101.1 हो जाएगा टोटल, मतलब 100% और वो 1.1 n% कह रहे हो, तो 100 + 1.1 n%, दैट इज द टोटल परसेंटेज अबंडेंस। मतलब ये परसेंटेज अबंडेंस हम पूरी 100% नहीं दे रहे, हम 100% से भी ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, हमने आई थिंक हमने जो है मारिज भाई स्टडीड दिस इन द ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कह रहा हूँ, हमने उधर डिस्कस किया था ना एटम्स मॉलिक्यूल्स स्टोइकियोमेट्री में, कि अक्सर व बेशतर क्या किया जाता है, ये किया जाता है कि जो आपकी जो पीक होती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब तुम अगर इसको देखोगे कि अब क्लोरीन 35 और Cl37 की अबंडेंस क्या आती है, 70 या 35%, 25% आती है। तो हम इसमें क्या करते थे, हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि मैं 35 Cl वाले की 100% बना दूं वेव, मतलब मैं इधर जो है वो उसको 100 तक कर दूं। ठीक है, और नीचे वाली की मैं 33% कर दूं, तो ये भी हम
करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं मास स्पेक्ट्रम के ग्राफ, वी कैन स्केल अप द पीक्स, हम पीक्स को स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हैं, उससे रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स जस्ट दैट कि इट्स मच मोर कन्वीनियंट कि जो हाईएस्ट पीक होती है ना उसको 100% ही बना दो और फिर उसके रिलेटिव बाकी सारी चीजें देख लो, इट बिकम्स अ लॉट मोर इजियर। ठीक है, तो हो सकता है आपको स्केल अप करके ही दे दिया जाए, हो सकता है आपको स्केल अप किए बगैर दे दिया जाए। वेल आप स्केल अप के साथ करो, स्केल अप के बगैर करो, दोनों के थ्रू आंसर वही आएगा। तो कोई जरूरी नहीं है इसमें हमेशा आपकी परसेंटेज अबंडेंसेस ऐड अप करके 100% बन रही हो, दे कैन बी बिगर देन 100% एज वेल। आपने बस मेक श्योर करना है कि आपका टोटल आपको पता हो। ठीक है, वैसे इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास टोटल आपको पता है, हम इस्तेमाल नहीं करें 100 टू 100.1। ठीक है, 100 क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं लाइबा, बिकॉज दैट इज अ प्रैक्टिस दैट दीज केमिस्ट्स डू। ठीक है, उनको इसमें ज्यादा आसानी होती है कि जो मोस्ट अबंडेंट होती है ना उसको मजीद खींच के 100% तक ही ले जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके रिलेटिव बाकी सारी चीजें देख लेते हैं, इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। अच्छा, is the MR and I hope the MR and the number of carbon atoms is okay with you। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक कंपाउंड में Cl है या Br है, वो कैसे पता चलेगा। अच्छा, अब अगर आपके पास क्लोरीन या ब्रोमीन होगा तो क्लोरीन के आइसोटोप्स याद है आपको, व्हाट वर द वैलिड आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन में कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 35Cl और एक होता है 37Cl, यही होता है, और 36 नहीं 35 होता है, 37 होता है। अच्छा, और डू यू रिमेंबर दी परसेंटेज अबंडेंसेस, अभी अभी दिखाई है मैंने आपको, जस्ट आई शोड यू द अबंडेंसेस। 37 वाले की होती है 25% और 35 वाले की होती है 75%। यानी अगर मैं रेशियो देखूंगा तो 1:3 करे, मतलब थ्री हिस्से जो है वो Cl35 के हैं, एक हिस्सा उसका है 37 का है, राइट। सो क्लोरीन हैज आइसोटोप्स 35 एंड 37Cl एंड ब्रोमीन। अच्छा, ब्रोमीन के आइसोटोप्स याद है आपको, व्हाट वर द आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन, 81 एंड 79, यस। और दोनों की परसेंटेज अबंडेंस क्या थी, ये याद है दोनों की परसेंटेज अबंडेंस अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट थी, 50% ही थी फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है, अच्छा, अब अगर जरा देखोगे इसको तो यू विल सी दिस वेरी वेरी लॉजिकल वंस अगेन। if a compound has Cl or Br, it will give an M+2 peak। अच्छा, M+2 peak क्यों दे रहा है, बिकॉज 35 से जब दो ऐड करोगे 37 पे आओगे ना, तो इस केस में जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में Cl होगा तो वो क्या देगा, तुम्हें M+2 पीक भी देगा। 35 से दो ऐड करने के बाद 37 पे आओगे, और वो M+2 पीक किसकी वजह से होगी, वो Cl37 की वजह से आ रही होगी। सिमिलरली विद ब्रोमीन, अब ब्रोमीन में तुम्हारे पास 79 Br वाली M पीक कहलाएगी, लेकिन M+2 जिसमें 81 Br होगा वो तुम्हारी कहलाएगी M+2 पीक, और वो आ रही है बिकॉज ऑफ 81 Br। ठीक है, सो इसमें भी M+1 होगा, सब में M+1 होगा। ठीक है, हर ऑर्गेनिक सैंपल में M पीक M+1 पीक होगी ही होगी। ठीक है, हाँ, M+2 पीक होगी या नहीं होगी, अगर होती है तो पहली बात तुम्हें पता चलती है। अच्छा, अगर M+2 पीक है, इसका बात का मतलब क्या होगा, मोस्ट प्रॉब्ली इसमें क्लोरीन या ब्रोमीन है। सबसे पहले तुमने आइडेंटिफाई कर लेना है कि अगर M+2 पीक तुम्हें दी हुई है तो इसका मतलब उसमें या तो क्लोरीन है या तो ब्रोमीन है। ठीक है, अच्छा, अब ये बता रहा हूँ M+2 पीक क्यों है, बिकॉज 35 में 2 ऐड करोगे 37 पे जाते हो, और 79 में जब 2 ऐड करते हो तो 81 तक जाते हो। सो देयरफॉर M+2 पीक विल ऑलवेज करेस्पॉन्ड टू द हैलोजेंस Cl35 एंड Br, सॉरी Cl37 एंड ब्रोमीन 81, ये इनकी है बेसिकली, इनकी वजह से पीक्स कॉज हो रही है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, क्लोरीन है या ब्रोमीन है। वेल अगर आपके पास क्लोरीन प्रेजेंट होगा तो हमने अभी डिस्कस किया था कि इनका रेशियो क्या होता है, इनका रेशियो आपस में 35:37 वाले का रेशियो होता है 3:1। तो आपकी M:M+2 पीक की अबंडेंस क्या होगी, 3:1 होगी। M पीक 3 टाइम्स एज अबंडेंट होगी एज दी M+2 पीक। और अगर आपके पास जो है वो ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमीन में इन दोनों की रिलेटिव अबंडेंस क्या आ रही होगी, दोनों की रिलेटिव अबंडेंस तकरीबन तकरीबन बराबर आ रही है, 1:1 होगी। M पीक जितनी बड़ी होगी उतनी भी आपकी M+2 पीक बड़ी होगी। So what are we learning over here? We are learning that if you are getting an M+2 peak, that means that the compound has a chlorine or bromine। ठीक है, अच्छा, अब तो अगर वो M और M+2 के बीच में 3:1 का रेशियो आ रहा है तो इसका बात का मतलब क्या होगा, इस बात का मतलब ये है कि उसमें क्लोरीन है। और अगर तो उसमें M और M+2 के बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट है वो दोनों, दे आर बोथ ऑफ द सेम लेंथ, दैट मींस इट मस्ट बी अ ब्रोमीन। ठीक है, M+1 की क्या परसेंटेज वही होगी फिजा 1.1 N, M+1 वैसे इट इज वही है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करें, हम M और M+1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड M एंड M+1, वो तो हर जगह आएगी। ठीक है, वो वहीं पे उसकी अबंडेंस उतनी ही होगी। हम डिस्कस कर रहे हैं अगर M+2 आती है फिजा तो उसका मतलब क्या है, क्लोरीन या ब्रोमीन है। ठीक है, और फिर उनके रेशियोज के मुताबिक हम बता सकते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन में से कौन सा है। ठीक है, तो मारिज हमने क्या बात करी थी मेरा बच्चा, हमने ये बात करी थी
हाँ सेम रहेगी, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए 1.1 n ही है कार्बन 13 की अबंडेंस, ठीक है। तो m+1 पीक की अबंडेंस, परसेंट अबंडेंस व्हेन कंपेयर टू 100% कार्बन 12 इज 1.1% n, ठीक है। दैट इज कांस्टेंट फॉर दैट, वो चेंज नहीं करेगा। इसी चीज को रख के हम कैलकुलेशंस करेंगे हर किसी कंपाउंड के लिए, ये वाला रेशियो इस्तेमाल करके, ठीक है। अच्छा, मारिज मेरा बच्चा Cl35 जो होता है ना और Cl37 जो होता है, इन दोनों की जो अबंडेंस होती है ना, इसकी होती है 75%, उसकी होती है 25%। अगर मैं इसका रेशियो निकाल लूंगा मारिज तो 3:1 आ रहा है, राइट। सो मेरा बच्चा बेसिकली ये है कि अगर तुम्हारे पास m पीक है जिसमें अगर तुम्हें पता है जिसमें m+2 पीक भी आ रही है सैंपल में, उसका मतलब है इसमें क्लोरीन या ब्रोमीन है। अब तुमने ये देखना है कि अगर तो m और m+2 के बीच में क्या आ रहा है, 3:1 का रेशियो आ रहा है, तो इस बात का मतलब क्या है, ये क्लोरीन वाली है, क्योंकि क्लोरीन वाले में ही 3:1 का रेशियो पॉसिबल है और किसी में पॉसिबल नहीं है। और अगर तुम्हारे पास क्या आ रहा है, तुम्हारे पास m और m+2 के बीच में इक्वल रेशियो आ रहा है, और हमें पता है कहाँ होता है, ये होता है ब्रोमीन, जिसमें ये 79 होगा और वो 81 भी आर होगा, और हमें याद है कि इन दोनों की 50-50% थी, ठीक है। यानी अगर मैं रेशियो निकाल दूंगा तो 1:1 हो जाएगा, यानी ये है बेसिकली बिकॉज ऑफ 79 वी आर, और ये होगी बिकॉज ऑफ 81 वी आर। तो ऑल यू गॉट टू सी इज यू हैव टू कंपेयर द रेशियो ऑफ m एंड m+2 एंड वर्क आउट, ठीक है, कौन सा हैलोजन। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है m+2 अगर दी हुई है तो हैलोजन होगा इसमें, और फिर उन दोनों की अबंडेंस को कंपेयर करना है, सिर्फ कंपेयर करना है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। सिर्फ कंपेयर करना और फिर बताना है ठीक है क्लोरीन है या मेरे पास ब्रोमीन है, वो वहीं पे ही है, अभी भी वहीं पे है। देख मतलब यही होगा, अब जो तुम्हारे पास ग्राफ होगा ना, द ग्राफ इज नाउ गोइंग टू शो यू मेनी थिंग्स। अब वो एम 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 पीक भी दिखाएगा, m+1 भी दिखाएगा और m+2 भी दिखाएगा। अगर तो तुम्हारी m+2 जो है वो इक्वल अबंडेंस में आ रही है यहाँ पे, ठीक है, m+1 एज इट इज वहीं पे ही है, वो चेंज नहीं करेगी, m+1 आएगी और वैसे ही आएगी वहां पे, ठीक है। m के आगे हमेशा m+1 होगी, ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, वो अभी भी वहीं पे। हम डिस्कस कर चुके ना ऑलरेडी कि m+1 पीक से करना क्या है, तो वो हम ऑलरेडी, तुम्हें बार बार वही डिस्कस नहीं करा, ठीक है। अभी हम करते हैं ना, क्वेश्चन समझ आएगा। अब आएगी तुम्हारे पास m+2 पीक भी, पीक आइडेंटिफाइड होगी, राइट। आइडेंटिफाइड नहीं होगी, तुम्हें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी एम पीक कौन सी है। मैंने बताया ना एम पीक सबसे, इन दोनों में से सबसे बड़ी पीक होगी, ठीक है, या तो एम पीक और m+2 पीक बराबर होगी या एम पीक सबसे बड़ी होगी, और यही होगा हमेशा कि एम पीक होगी फिर m+1 होगी और हो सकता है फिर m+2 हो। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि सबसे एंड में जाना है तुम्हें ग्राफ के, तुम्हारे पास एम पीक होगी और m+1 तो लाजिमन होंगी, और हो सकता है उसके आगे m+2 हो, तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि m+2 है, m+1 है, m है। You need to identify this from the graph your own self. It will not be identified to you MP क्या है और क्या नहीं, अगर ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा, और इसी ग्राफ में तुम्हारे पास m+2 पॉसिबल रहेगी। अब अगर तो ये दोनों बराबर आ रही है लेंथ, तो इसका मतलब ब्रोमीन है। अगर तो इसका, अगर ये 1:3 का रेशियो आ रहा है, इसका मतलब क्लोरीन, दैट्स इट। m+1 वाली अपनी एज इट इज वहीं पे ही है, उसको हम वैसे ही इस्तेमाल करेंगे, वो चेंज नहीं करेगी, उसकी वर्किंग चेंज नहीं करेगी, उसकी अभी भी 1.1 टाइम्स n ही है परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है। लेट्स डू अ क्वेश्चन ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। The mass spectrum of an organic compound has a molecular ion peak at 134 with an abundance of 20%, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि मोलेक्युलर आयन पीक जो है उसका जो दैट इज एट 134, आपके पास एक मोलेक्युलर आयन पीक है एट 134 एंड उसकी परसेंटेज अबंडेंस है 20%, इसकी अबंडेंस है 20%। अच्छा, फिर क्या बोलते हैं, इट ऑल्सो शोज अ पीक ऑफ एट 135 and 136। 135 और 136 से क्या मुराद है इनका, what do they mean by 135 and 136? Why are they giving you this information? 134 molecular ion peak थी, तो 135 136 क्या होंगे, 135 136 m+1 और दूसरी वाली m+2 है। so they're trying to tell you भाई देखो इस कंपाउंड में m+1 भी आई है और इस कंपाउंड में m+2 भी आई है। m+1 तो हमेशा हमेशा आएगी, m+2 क्यों आएगी, बिकॉज में कोई ना कोई हैलोजन प्रेजेंट था, इसका मतलब आपने फॉर्म समझना, ठीक है, इसमें कोई ना कोई हैलोजन प्रेजेंट है। तो दे आर टेलिंग यू दैट द m+1 व्हिच इज बेसिकली 135, उसकी अबंडेंस हमें दी हुई है मेरे ख्याल से 1.54, दे हैव गिवन यू द अबंडेंस दैट इज 1.54%, और m+2 वाले की अबंडेंस क्या दी हुई है हमको, हमें दी हुई है 136, और ये क्या आ रही है हमारे पास, ये आ रही है हमारे पास 6.67%, ठीक है। अच्छा, अब इससे हमें क्या क्या चीजें पता चल रही हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाता है कि एमआर ऑफ द कंपाउंड क्या है। वी नो दैट द एमआर ऑफ द कंपाउंड इज दिस, हमें पता चल गया कि एमआर ऑफ द कंपाउंड ये है 134 है। फिर बाकी हमें इधर से क्या पता चल रहा है, हमें इधर से पता चल रहा है, ठीक है, या तो इसमें क्लोरीन है या तो इसमें ब्रोमीन है, ठीक है, और हमें वर्किंग करनी पड़ेगी क्या है क्या नहीं। अच्छा, देन क्या बोला हुआ है, गिवन द मोलेक्युलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CXH/X, ठीक है, मतलब आपको दिया हुआ है कि इसमें एक ही हाइड्रोजन एटम है X,
और बाकी जो है वो सी एक्स है, मतलब एक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड वाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, where x is halogen deduce its exact molecular formula. ठीक है, now I want you guys to attempt this question. ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है, अपने ओन पे पहले अटेम्प्ट करो। मुझे इसका ये बताओ कि इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या आ रहे हैं, फिर मुझे ये बताओ इसमें कौन सा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एंड देन ट्राई टू टेल मी कि इसका मोलेकुलर फॉर्मूला एग्जैक्ट क्या होगा, ये एक्स और वाई की वैल्यूज क्या है। ठीक है, हमारे हैलोजन अल्केन हो सकता है ना, इट कुड बी हैलोजन अल्केन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन अल्केन तो पॉसिबल है। तो अगर तुम्हारे पास 134 एम पीक है तो 136 क्यों आ रहा है? बिकॉज तुम्हारे पास 134 वाला फॉर एग्जाम्पल इज बीइंग कॉज्ड बिकॉज सी एक्स एच वाई, और तुम्हारे पास 35 सी एल है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और 136 वाला तुम्हारे पास क्यों कॉज हो रहा है? बिकॉज सी एक्स एच वाई और 37 सी एल है। ठीक है, नहीं मिशाल, यू हैव गलत निकाल दिया तुमने ये सामना। वर्किंग सही है, तुमने अपनी कंक्लूजन गलत दी है मिशाल। यस, कर रहे हो सब बच्चे? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ठीक है, ठीक है, करते हैं इसको फिजा, डोंट वरी। अच्छा, लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले तो अगर मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चाहिए तो उसकी वर्किंग हमेशा एक ही होगी। इसकी वर्किंग हमेशा एक ही होगी कि तुम्हारी जो M2M+1 का रेशियो होता है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 100:1.1n। ठीक है, वो आपके पास वही आएगा हमेशा, 100:1.1n ही आएगा। अब आपको क्या दिया हुआ है? MP की अबंडेंस 20% है, तो आपने कहा ठीक है 20% है। M+1 की क्या दी हुई है? 1.54%, तो आपने कहा ठीक है 1.54%। अब आपने क्या करना है? आपने जैसे मैंने आपको सिखाया था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने, आप यूनिटरी मेथड करके यू कैन वर्क आउट व्हाटएवर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कमिंग आउट, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 7 कार्बन एटम्स। मुझे पता चल गया कि मेरे पास जो है वो 7 कार्बन एटम्स हैं। मैंने जो है वो M और M+1 के रेशियो से क्या निकाल लिया? मैंने ये निकाल लिया मेरे पास कितने कार्बन एटम्स है। अब मजीद मुझे कौन सा रेशियो व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू अस इज द M:2M+2। M क्या है? M हमारे पास है 20%, और M+2 क्या है हमारे पास? हमारे पास M+2 है 6.67%। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट इट्स सिंपलेस्ट रेशियो। नहीं, अबंडेंस क्यों नहीं दी हुई होगी भाई? अब अबंडेंस दी हुई होगी, और नहीं दी होगी तो फिर कोई और तरीका होगा उस क्वेश्चन को करने का। ऐसा नहीं होगा अबंडेंस नहीं दी हुई होगी, कोई और तरीका होगा, कुछ और होगा। सो इफ यू वर्क आउट द सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है? डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट थिंग। इफ यू डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू सी दैट अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 3:1 के बराबर। इस बात का मतलब क्या है फिजा? 3:1 किसका आएगा? क्लोरीन का आएगा। सो यू हैव डिड्यूस्ड, ठीक है, हमारे पास क्या है इस कंपाउंड में? 7 कार्बन आइटम्स हैं। ठीक है, 3:1 का रेशियो आ रहा है M और M+2 का, इसका मतलब इसमें क्लोरीन है। अगर 1:1 आता तो उसका मतलब ब्रोमीन होता, लेकिन अभी 3:1 आया। अब मुझे निकालना है इसका मोलेक्युलर फॉर्मूला। अब इसका मोलेक्युलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा? ठीक है, बहुत आसान है। हम कैसे निकालते हैं मोलेक्युलर फॉर्मूला? वेल, अच्छा, अब मुझे क्या पता है इसका MR 134 है। आई नो दैट द MR इज 134। अब मुझे ये निकालना है कि इसमें, मुझे कार्बन एटम्स भी पता है, मुझे ये भी पता है इसमें एक क्लोरीन है, बस मुझे ये निकालना है कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है इसमें पॉसिबल। ठीक है, तो बेसिकली 134 में हमारे पास 7 कार्बन है। वी हैव गॉट 7 × 12, यू हैव गॉट 7 × 12, 7 कार्बन। ठीक है जी, फिर आपके पास एक क्लोरीन है। अच्छा, क्लोरीन कौन सा है? एम पीक वाला। अगर मैं एम पीक वाला, क्योंकि हम 134 ले रहे हैं, हम 134 ले रहे हैं मोलेकुलर आयन पीक का, उसका मतलब है मैं 35 Cl लूंगा, बिकॉज दैट इज कॉजिंग मेरा एम पीक ओवर हियर। ठीक है, 35.5 नहीं लेंगे डेटा बुकलेट वाला, हमें 35 लेना है इस केस में, बिकॉज हम आइसोटोप ले रहे हैं 35 वाला व्हिच इज इन द एम पीक। सो आई नीड टू टेक फॉर द क्लोरीन 35। ठीक है, ये हो गए हमारे 7 कार्बन एटम्स, ये हो गया हमारा एक क्लोरीन। और फिर बाकी क्या होंगे हमारे पास? बाकी हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन का एमआर क्या होता है? हाइड्रोजन का एमआर 1 होता है। सो देयरफॉर दैट मींस +1 टाइम्स x। ठीक है, वॉट एवर या बल्कि +1 टाइम्स y लिखा हुआ अंदर, सो +1 टाइम्स y हो जाएगा। जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर लो, 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपने कैसे डिड्यूस किया? अच्छा, मैं डिड्यूस बताता हूं दोबारा। कैन यू रिपीट बाय 35? देखो, 134 में कहां से ले रहा हूं? 134 में एम पी का ले रहा हूं ना, तो इसका मतलब मोलेकुलर मतलब एमआर कहां से बचला मुझे? हाउ एम आई गोइंग टू गेट? नहीं, M+1 को यूज क्यों नहीं करोगे? क्यों यूज करोगे? देखो, एमआर कहां से बचला? एमआर किस पीक से बचलता है? एमआर तो एम पीक से बचलता है ना, M+1 से तो नहीं बचलता। M+1 से तो कार्बन का रेशियो निकलता है, कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने थे।
MR किस पीक से निकलता है? M पीक से। मोलेकुलर आयन पीक के नीचे जो वैल्यू होती है वो इसका MR होता है। इसी तरह इधर भी मोलेकुलर आयन पीक के नीचे जो वैल्यू थी वो इसका MR था। तो मैं MR ले रहा हूं ना, आई एम वर्किंग आउट, आई नो व्हाट द MR इज, दैट 134। वो किसकी वजह से है? वो M पीक की वजह से पता चला है, ठीक है। दैट इज बिन नॉन टू मी, मुझे बताया गया है M पीक की मास टू चार्ज रेशियो देके, तो मुझे लग गया ठीक है मेरा MR जो है 134 है। अब ये कैसे आ रहा होगा? ये आ रहा होगा बिकॉज यू हैड 7 कार्बन 12, नॉट एनीवन वाज कार्बन 13। 7 कार्बन 12 थे। मैं मोलेकुलर आयन पीक की बात कर रहा हूं, मैं M+1 की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने MR लिया है 134, तो M पीक की वजह से कॉज हो रहा है, ठीक है। तो 7 × 12 प्लस, अब मैं 35.5 वाला नहीं लूंगा डेटा बुकलेट में, मेरे पास जो पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है, या मैं 37 Cl नहीं लूंगा, मैं M पीक ले रहा हूं। आई एम टेकिंग दी M पीक। M पीक से मतलब है तुम उनका वो वाला ले रहे हो, मतलब यू टेकिंग दी मोस्ट लाइकली वन। आप कार्बन को भी 12 ले रहे हो, क्लोरीन को भी आप 35 ले रहे हो, क्योंकि ये मिलके आपको जो है वो M देंगे। अगर 37 होता क्लोरीन तो वो M+2 देता। इफ देयर वाज 37 होता क्लोरीन तो वो 136 वाली कॉज कर रहा है, वो 134 वाली कॉज नहीं कर रहा। 134 वाली क्लोरीन का 35 वाला आइसोटोप कॉज कर रहा है। सो देयरफॉर आई एम टेकिंग क्लोरीन एज 35। यस एग्जैक्टली मिशाल। नहीं मारिज, अब देखो देखो तुम कैलकुलेशन किस पे कर रहे हो मारिज? M पीक पे कर रहे हो ना मेरा बच्चा, यू डूइंग इट ऑन M पीक, ठीक है। तो M पीक में तो कौन सा होगा? M पीक में तो लाजिमन मेरा बच्चा तुम्हारे पास जो होंगे वो 7 कार्बन 12 होंगे। यू विल हैव 7 कार्बन 12 प्लस 35 का Cl, इन दिस केस एक 35 का Cl है, और बाकी सारे हाइड्रोजन होंगे वो वंस होंगे, ठीक है। सो व्हाटएवर दैट वर्क्स आउट टू बी। M पीक में हमेशा ही होगा, उसमें कार्बन के सारे 12 होंगे, उसमें क्लोरीन भी 35 होगा, और उसमें हाइड्रोजन भी। अगर ब्रोमीन के केस में तो 79 वाला ब्रोमीन लोगे, ठीक है। बिकॉज तुम कर रहे हो कैलकुलेशन MR की मदद से, विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी M पीक। M पीक में सब कुछ अपनी लोएस्ट उसमें है ना। अगर Cl37 होता तो हम तो M+2 लेते, M+1 तो M थोड़ी लेते। अगर 37 होता Cl तो हम M+2 लेते, राइट। हम अगर MR पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, MR की मदद से कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम 134 की मदद से कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम तो M पीक को कंसिडर कर रहे हैं ना। तो मैं M+2 वाला 37 Cl तो नहीं लूंगा, या 81 Br नहीं लेता उस केस में। मुझे तो मुझे वो लेना है जो जो वो वाला क्लोरीन या ब्रोमीन लेना है जो ये कॉज कर रहा है, ठीक है। नो अगर अदर केस में M पीक और M+1 पीक में, M+2 पीक में रेशियो 1:1 आए तो वो Br है, वो 79 Br और 81 Br वाली केस निकल जाएगी, मतलब वो ब्रोमीन हो जाएगी, ठीक है। 3:1 ही आएगा हमेशा, वो क्लोरीन होगा, और अगर 1:1 आ जाएगा वो तो ब्रोमीन होगा फिर, ठीक है। नहीं ना हमारी हाउ विल 1:3, मतलब इसका मतलब है तुमने M और M+1 उल्टा लिख दिया है। हाउ इज इट गोइंग टू बी पॉसिबल मेरा बच्चा? मतलब आएगा 3:1 ही, अब तुम उसको 1:3 देखो, कुछ उल्टा लिखा हुआ होगा तुमने, दैट्स ऑल, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस बात को भी समझो, इधर मैं क्यों ले रहा हूँ 35 वाला? बिकॉज मैं MR पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं M पीक पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं M+2 पीक पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा, ठीक है। कीप दिस थिंग इन माइंड, मैंने M पीक के लिए M पीक का मास उठाया क्योंकि वो MR है। मैंने 136 नहीं लिया, अगर मैं 136 लेता तो फिर मैं इधर 37 लेता, ठीक है। बट आई एम नॉट पिकिंग अप द M+2 पीक, मैं M पीक पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, MR पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। यू विल नॉट यूज 37 विशाल, यूज करने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा ना इससे, तो 37 Cl तुम इस्तेमाल करनी है। इट्स जस्ट टू आइडेंटिफाई, तुम्हें पता होना चाहिए M+2 37 Cl की वजह से कॉज होगी, दैट्स इट। और उसका बस रेशियो देख लो, बता दो ठीक है Cl या Br भी आ रहा है, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा अब हमने जो है इस y की वर्किंग कर लेनी है। y की वर्किंग कर लें आप, 134 - 7 × 12 - 35 will equals to y. What is y working out to be? I think किसी ने बताया था, मेरे ख्याल से 15 आ रहा है, if I'm not wrong. Yes, thank you Fiza and Vishal. This is working out to be 15 hydrogens. तो भाई इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या निकल आता है? इसका मोलेकुलर फॉर्मूला हमारे पास निकल आता है C7 है ये, H15 है, और Cl है ये, ठीक है। दिस इज द मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। इज दिस क्लियर? समझ आया कैसे M+2 पी की मदद से हम हैलोजन निकाल रहे हैं, और फिर उसके फर्दर अगर हमसे मोलेकुलर फॉर्मूला भी पूछ रहे कुछ और इन्फॉर्मेशन देके, तो हम कैसे करेंगे उस पूरी वर्किंग को? इज दिस क्लियर?